अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 को जानते हो तो द विच की जायून उसका कोरियन डार्कर और ज़्यादा डेंजरस वर्जन है। स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 को जिस पावर ने लेजेंड बनाया वही पावर अगर लिमिट के बिना किसी लड़की के पास हो तो क्या होगा। कोरिया ने उसका जवाब दिया द विच, जिसकी IMDb रेटिंग 7.2 है। वैसे मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 भी एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब आगे मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम अलग अलग जगह की बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस देख पाते हैं जो कि मेनली छोटे बच्चों की थी और उनके ब्रेन्स पर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमको एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम डॉक्टर बेक था। एक मेडिकल फैसिलिटी में वो जाती हुई हमको दिखाई देती है जहाँ पर जगह जगह खून फैला होता है और अंदर एक डेड बॉडी मूव कर रही होती है। इसलिए डॉक्टर बेक अपने आदमियों को उसके सर पर शूट करने का ऑर्डर देती है। तभी हमें पता चलता है कि उस फैसिलिटी से 2 बच्चे भाग गए हैं। अब यहाँ पर मिस्टर चोई जो कि डॉक्टर बेक के लिए काम करता है, वह अपने कुछ आदमियों के साथ निकलकर उन्हें ढूंढने में लग जाता है। उन्हें एक लड़का तो मिल जाता है लेकिन लड़की वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर बेक जिसका नाम प्रोफेसर भी है, वो अपने आदमियों को इस बात पर डांटती है और उसे ढूंढते रहने को बोलती है। साथ ही साथ हेडक्वार्टर में उसकी मिसिंग रिपोर्ट करने को बोलती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर वो बच्ची वैसे भी अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से बच नहीं पाएगी। तभी हमको एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फार्मर को वह लड़की बेहोश पड़ी हुई मिल जाती है क्योंकि वो भागती हुई वहाँ पर गिर गई थी। अब फार्मर उसको अपने घर ले आता है और डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन उन्हें डॉक्टर बताता है कि उस बच्ची को अपनी पुरानी मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी है। और फार्मर एक हादसे में अपने सन और ग्रैंड चाइल्ड को ऑलरेडी खो चुका था, इसलिए वो उसको अपनी बेटी बनाकर अपने साथ रख लेता है और उसका नाम यहाँ पर रखा जाता है जायून। जिसके बाद मूवी 10 साल आगे बढ़ जाती है। अब हमको यह पता चलता है कि जायून को उस फार्मर और उसकी वाइफ ने पाला था, यानी कि उसकी माँ वो होती है। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि उसकी माँ को डिमेंशिया है, वो कुछ ही देर में सारी बातों को भूल जाती है। उसके इलाज के चक्कर में जायून की फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। खैर वो एक शॉप पर अपनी कैटल्स के लिए खाना लेने जाती है, लेकिन शॉपकीपर उसे उधार देने से मना कर देता है। लेकिन शॉपकीपर के बेटे को उसके ऊपर क्रश होता है, इसलिए वह उसके ट्रक में खाना रख देता है जिसको लेकर वो चली जाती है अपने घर। अब क्योंकि उसके फादर के पास अपने कैटल्स को खिलाने के लिए खाना नहीं था, इसलिए वो उनको बेचने की बात करते हैं। लेकिन उस वक्त कैटल्स का रेट काफ़ी कम चल रहा था, इसलिए जायून उनको कैटल बेचने से मना कर देती है। खैर अब डिनर करने के बाद वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसे बहुत तेज़ सर दर्द होता है जो कि थोड़ी देर में अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। जिसके बाद वो इंटरनेट पर ब्रेन स्पेशलिस्ट को ढूंढती है। उसे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चलता है। खैर अगले दिन जाते टाइम जायून की दोस्त उसको एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है जिसकी प्राइज़ मनी काफ़ी अच्छी थी और इसलिए वह अपनी मॉम के इलाज के लिए वह ऑडिशन के देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर पहले ही राउंड में उसका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोर्स के साथ हो जाता है और उसके पेरेंट्स भी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं और प्राउड होते हैं। अब ऑडिशन के अंदर जायून उन जजेस को अपना एक स्पेशल टैलेंट दिखाती है। वहाँ पर वो अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करती है जो कि काफ़ी शॉकिंग था और इसको देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी टेंस हो जाते हैं क्योंकि इससे उसकी स्पेशल एबिलिटी सबको पता चल जाती। यानी कि एक बात तो साफ है कि जायून यहाँ पर जो है नॉर्मल लड़की नहीं है। खैर वो उनसे दूर हो जाती है, लेकिन जायून उन्हें समझाती है कि वो उनसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। उनकी बातों के दौरान ही उनके लैंडलाइन पर एक मिस्टीरियस कॉल भी आता है जिसमें सामने से कोई रिप्लाई नहीं करता, इसलिए वह कॉल को कट कर देते हैं और उसको फिर से सर में दर्द होता है जो कि पिछली बार के मुकाबले काफ़ी तेज़ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर से थोड़ी दूर मिस्टर चोय खड़े हुए हैं और उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर अगले दिन जायून और उसकी दोस्त सिंगिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए ट्रेन से सियोल जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें ट्रेन के अंदर एक लड़का मिलता है जिसको मैं यहाँ पर मिस्टर एक्स बुलाऊंगा। मिस्टर एक्स यहाँ पर जायून को पहले से ही जानता है और वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि कैसे पहले उन्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाया जाता था और उसको सब विच बुलाया करते थे, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी वह लड़का जायून को थप्पड़ मारने ही वाला होता है
कि जिससे वो रोने लगती है और वह ये लड़का यहाँ पर जायुन को फिर से मिलने का बोलकर चला जाता है, जहाँ पर वह ट्रेन के अंदर एक आदमी से टकरा जाता है और गुस्से में वो उसे मार देता है। उसको ट्रेन के बाहर भी फेंक देता है, जिससे हम उसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि वह भी यहाँ पर नॉर्मल नहीं था। खैर जायुन सेकेंड राउंड के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अब परफॉर्मेंस के दौरान उसे टीवी के ऊपर देखकर प्रोफेसर भी खुश हो रही थी, जिसका राज हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर परफॉर्मेंस के बाद जायुन को फिर से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसके नाक से खून भी आने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। दरअसल जायुन ने कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, जिन्होंने उसको बताया कि यदि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा लेती है तो वह यहाँ पर बच सकती है, नहीं तो उसके पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने है। जायुन और उसकी दोस्त मियुंग अपने घर जाने के लिए टैक्सी देखने लगती है कि तभी कुछ लोग उसको घेर लेते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी बहुत सारे बच्चों का ग्रुप वहाँ से निकलता है, जिससे वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जायुन और उसकी दोस्त तुरंत भागकर टैक्सी पकड़ लेती है। और यहाँ पर जायुन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग कौन है और उसके पीछे क्यों पड़े हैं। खैर अब बस स्टेशन पर उसकी दोस्त मियुंग अपने फादर से बात करते हुए दूर निकल जाती है कि तभी जायुन को फिर से वही ट्रेन वाला लड़का मिलता है और वह उसे पेरेंट्स को मारने की धमकी देता है, जिससे कि जायुन डर जाती है। वो अपनी दोस्त मियुंग के डैड, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उन्हें जायुन के घर को भेजने को बोलकर भागकर घर के लिए निकल जाती है। वो लड़का जायुन के घर पहुंच जाता है और अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और उनसे आईडी मांगने लगती है, जिसके बाद अब जायुन डरते हुए घर पहुंचती है और उसे मियुंग और उसके डैड अंदर चेस खेलते हुए मिलते हैं। उसकी सांस में सांस आती है। दरअसल कोप्स को उस लड़के के अंदर कुछ भी अनयूजुअल नहीं लग रहा था, इसलिए ही उन्होंने उसको छोड़ दिया। और मियुंग के फादर जो इनको बताते हैं कि वो लड़का और उसके दोस्त अमेरिकन्स है और पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें जानती हो, लेकिन जायुन उन्हें जानने से मना कर देती है, जिसके बाद में मियुंग के फादर अपने घर चले जाते हैं। खैर वहाँ पर वो लड़का और उसके दोस्त एक जीन रिसर्चर के घर पर उसे मारने के लिए जाते हैं, क्योंकि उसने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। अब उस रिसर्चर के वहाँ पर प्रेजेंट ना होने की वजह से वह लोग उसकी पूरी फैमिली को मार डालते हैं। अब यहाँ पर हमें उस लड़के की पावर का पता चलता है, जिससे कि वह किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए ही मूव कर सकता था। साथ ही साथ वह लोगों के माइंड को बेंड करके उन्हें कुछ भी करने के लिए फोर्स कर सकता था। अब प्रोफेसर यानी कि रिसर्चर के आने के बाद में वह लोग उसको भी मारकर घर के अंदर आग लगा देते हैं। खैर यहाँ पर डॉक्टर बेक मिस्टर चोय को काम से ब्रेक लेकर यूरोप जाने का बोलती है, क्योंकि डॉक्टर बेक और मिस्टर चोय के थॉट्स कन्फ्लिक्ट कर रहे थे और ये दोनों ही यहाँ पर उसके अंदर काम किया करते थे, यानी कि जीन्स मॉडिफिकेशन वगैरह। खैर यहाँ पर मिस्टर जोय को याजून एक मॉन्स्टर लगती है, जो कि अपनी सुपर पावर से कुछ भी कर सकती थी। वहीं पर डॉक्टर बेक उसे मारना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह उनकी एक इकलौती परफेक्ट क्रिएशन थी जो सालों तक सरवाइव कर गई। लेकिन मिस्टर चोय को ना चाहते हुए भी डॉक्टर बेक की बात माननी पड़ती है और ब्रेक लेना पड़ता है। अब हम मिस्टर चोय के फेस पर काफ़ी सारे स्कार्स को नोटिस करते हैं और उनको एक बीमारी थी, जिससे उनका पूरा हाथ पूरी तरह से काला पड़ चुका था। इसलिए वह वहाँ से निकलकर मिस्टर चोय एक प्रोफेसर के पास में चले जाते हैं, जो कि उसकी इस बीमारी को ठीक कर सकता था। प्रोफेसर यहाँ पर मिस्टर चोय से जायुन के मारने के बाद उसके सर मांगता है, क्योंकि इससे मिस्टर चोय को ठीक किया जा सकता था। इसी दौरान जायुन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मदर की मेमोरी अचानक से चली जाती है और वह जायुन को भी भूल जाती है। उनको बस वो बचपन वाली जायुन याद थी। अब उसके फादर माँ को संभालते हैं और ऊपर लेकर जाते हैं। खैर रात में जायुन को अपने बचपन का एक नाइटमेयर आता है और उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी उनके घर के अंदर मिस्टर चोय अपने आदमियों के साथ एंटर कर जाते हैं ताकि वो उसको मार पाए। बेसिकली वो अपने इलाज के लिए उसको ले जाना चाहते थे। खैर जायुन की दोस्त मीन को भी वो लोग पकड़ लेते हैं और अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जायुन उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है उनको कोई गलत फहमी हुई है, वो जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ।
जायुन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग उससे चाहते क्या है और बार बार उसका पीछा क्यों करते हैं। खैर वो लोग म्यूंग के गले पर कट लगा देते हैं और गुस्से में आकर जायुन वहाँ पर मौजूद सारे आदमियों को एक झटके में मार गिराती है। तभी वहाँ पर मिस्टर एक्स आ जाता है और काफ़ी खुश होता है कि जायुन को सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन जायुन को अभी भी कुछ याद नहीं था। तभी मिस्टर एक्स यह बोलता है कि जायुन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि कोई आम आदमी ऐसे ही किसी को इतना कुछ नहीं कर सकता, इतनी आसानी से किसी को नहीं मार सकता। और घर के सारे काम करने के बावजूद भी वो पढ़ाई में टॉप है, सिंगिंग, ड्राइंग और हर एक्टिविटी में बेहतरीन है। यह कैसे हो सकता है? अब जायुन को वो अपना स्कार भी दिखाता है, जो कि उसी ने उसको दिया था, ताकि उसको सब कुछ याद आ जाए। लेकिन जायुन अभी भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। तभी मिस्टर एक्स उसे अपने साथ चलने को बोलता है, अदरवाइज वो उसकी जान पहचान के सारे लोगों को मार डालेगा, ऐसा उसका कहना था। अब इस डर से जायुन उसके साथ चली जाती है। वह उनको एक फैसिलिटी के इंटेरोगेशन रूम के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर बैठा देते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर उसको एक स्क्रीन के थ्रू देख रही होती है और उससे बातें कर रही होती है। वो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वह उसे उस दिन के बारे में याद दिलाती है जब जायुन वहाँ से भागी थी, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर बेक उसको एक इंजेक्शन देती है और हमको सारी बैक स्टोरी पता चलती है। असल में डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई अपने लैब के अंदर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको सुपर पावर दिया करते थे, जिससे कि वे लोग दूसरों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाए और सबका माइंड भी कंट्रोल कर पाए। लेकिन उन बच्चों की सुपर पावर को देख हेडक्वार्टर को डर लगने लगा था और उन्होंने वहाँ से ऑर्डर पास किया कि सभी बच्चों को मार दिया जाए। लेकिन इन बच्चों में से जायुन सबसे परफेक्ट क्रिएशन थी, जिसके अंदर कई सारी पावर्स थी, इसलिए वो जान बचाकर वहाँ से निकलती है। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है कि परफेक्ट से परफेक्ट क्रिएशन के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। यहाँ पर ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो थी। यहाँ पर डॉक्टर बेक ने एज्यूम किया था कि वह अभी तक अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से मर गई होगी, लेकिन जब उन्होंने उसको सिंगिंग कंपटीशन में देखा, जहाँ पर जायुन ने अपने टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके जजेस को इम्प्रेस कर दिया था, तो डॉक्टर बेक को कन्फर्म हो गया था कि ये वही लड़की है। तभी जायुन को बहुत तेज सर दर्द होने लगता है और नाक से खून आने लगता है, लेकिन डॉक्टर बेक उसे ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन देती है, जिससे जायुन 1 महीने तक अपनी सारी पावर्स को पूरी तरह यूज कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। और इसका मतलब ये था कि उसे जिंदा रहने के लिए हर महीने ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अब तभी अचानक से ही जायुन के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और दोस्तों, यहाँ पर खुलते इस मूवी के असली पत्ते। असल में ये सब कुछ जायुन का ही बिछाया हुआ जाल होता है। उसके अंदर में डॉक्टर बेक फंस चुकी थी। उसको पहले से ही पता था उसकी इस कंडीशन का। यहाँ पर उसका सॉल्यूशन सिर्फ डॉक्टर बेक के पास था, इसलिए उसने जानबूझकर सिंगिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और अपने टेलीकिनेसिस पावर का जानबूझकर दिखाया। यानी कि उसको सारी चीज याद थी, वो बस यहाँ तक पहुँचने के लिए नाटक कर रही थी। डॉक्टर बेक ने जायुन को नहीं ढूंढा था, बल्कि जायुन ने ही डॉक्टर बेक को ढूंढ लिया था। वह यह सुनकर बिल्कुल ही शॉक हो जाती है। जायुन अब रूम में मौजूद सारे आदमियों को मार देती है। तब तक उसे रूम के अंदर नर्व गैस के छोड़ने का ऑर्डर दे देती है डॉक्टर बेक। लेकिन जैसे ही वो गैस की सप्लाई बंद करवाती है, तो वह देखती है जायुन उनके आसपास के सारे लोगों को मारकर उनके ऊपर बंदूक तानकर खड़ी थी। यानी कि इस गैस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। उसको मिस विच ऐसे ही नहीं बुलाया जाता। जायुन डॉक्टर बेक से उसकी बीमारी का फॉर्मूला मांगती है, लेकिन उनके पैर में भी गोली मार देती है ताकि वो जल्दी से जल्दी फॉर्मूला बता दे। वही दूसरी तरफ मिस्टर चोय अपने गुंडों के साथ वहाँ पर मौजूद स्पेशली एबल्ड बच्चों को मारने जाता है, ताकि ये लोग किसी को भी हार्म ना कर पाए। यहाँ पर हम जबरदस्त फाइटिंग सीन देखते हैं। अब जायुन डॉक्टर बेक को घसीट कर ले जा रही होती है कि तभी मिस्टर एक्स जायुन को मारने जाता है और यहाँ पर उनके बीच बहुत बढ़िया फाइट होती है। लेकिन जायुन अभी भी बचपन की तरह ही मिस्टर एक्स के ऊपर भारी पड़ती है और उसको मारने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर चोय भी वहाँ पर जायुन और मिस्टर एक्स को मारने के लिए पहुँच जाता है। डॉक्टर बेक उसे सर पर गोली मारने को बोलती है, जिस पर मिस्टर चोई सबसे पहले उसे ही मार डालता है।
क्योंकि यह सब उसी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा था और उसी की वजह से आज वो बच्चे जिंदा है। और यहाँ पर जायुन मिस्टर चोई को भी मार डालती है। यहाँ पर वो नोबल मैन यानी कि मिस्टर एक्स से रिसर्च फैसिलिटी के बारे में पूछती है, यानी कि जहाँ पर उसके बीमारी का इलाज यानी कि उसके इंजेक्शन का फॉर्मूला उसको मिल जाएगा। लेकिन मिस्टर एक्स उसे बताने से मना कर देता है। जायुन उसको भी मार डालती है और वहाँ पर मौजूद सारे इंजेक्शन को लेकर पूरी बिल्डिंग को जलाकर अपने घर निकल जाती है, जहाँ पर वो अपने साथ ले गए इंजेक्शन को अपनी मदर को देती है ताकि उनकी कंडीशन स्टेबल रह पाए। उसके फादर यह बताते हैं कि कैसे उसके आने के बाद उनके कैटल्स मरने लगे थे। और एक बात हम जानते हैं कि विचेस वगैरह जब आसपास रहती है तो ऐसा होता है, तो शायद इस कंटेस्ट के अंदर उसको विच कहा गया है। और उनको यह भी लग रहा था कि वह किसी विच को घर लेकर आई है, लेकिन उसकी मदर को हमेशा यह लग रहा था कि वह अच्छी है और उसने ही उसको वापस भेजने से मना कर दिया था और हमेशा अपने साथ रखा। खैर, इसके बाद में जायुन अपनी दोस्त को बाय बोलकर हॉस्पिटल से चली जाती है। अब हमको 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जायुन ढूंढते ढूंढते डॉक्टर बेक की ट्विन सिस्टर के पास अपनी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने जाती है। लेकिन यहाँ पर होता यह है कि हम किसी और को देखते हैं जिसके चेहरे पर ढेर सारे स्कार्स होते हैं और वो यहाँ पर उनकी क्रिएशन होती है जो कि जायुन को मारने आ रही थी, लेकिन जायुन उसे ना छूने के लिए वार्निंग देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।